आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में गूंजे जवाबदेही के नारे, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस का जश्न, राजनांदगांव में गूंजे बदलाव के नारे। कारगिल विजय दिवस पर वीरों को श्रद्धांजलि, राजनांदगांव में कारगिल शहीदों को सलाम, वीरों की शहादत को नमन, याद किया गया बलिदान। सूरज बनेगा घरों का पावर प्लांट, राजनांदगांव में जीरो बिजली बिल की दौड़ तेज, राजनांदगांव में बदल रही तस्वीर। छात्रों का भविष्य अधर में, 4 साल बाद भी असमंजस, पीजी प्रवेश की गाइडलाइन का इंतजार, एनईपी बैच की बड़ी चिंता। कई नाले महीनों से गंदगी से पटे, शहर में सफाई व्यवस्था पर उठे सवाल, तस्वीरों में दिखी स्वच्छता की हकीकत। राजनांदगांव में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे छात्रों और युवाओं के संघर्ष की जीत बताते हुए शहर में पैदल मार्च निकाला। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में निकले इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और नारेबाजी करते हुए प्रमुख मार्गों से गुजरे। कार्यकर्ताओं के लिए यह सिर्फ एक मार्च नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देने का मौका भी रहा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर शहर कांग्रेस ने सड़क पर उतरकर अपनी खुशी जाहिर की। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया और इसे शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही की दिशा में उठाया गया कदम बताया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्र, युवा और सामाजिक संगठन लगातार आवाज उठा रहे थे। उनके मुताबिक मंत्री का इस्तीफा नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने का संकेत है और इससे विद्यार्थियों की मांगों को मजबूती मिली है। पैदल मार्च के दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार से शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने, पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग दोहराई। नेताओं ने कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। इस प्रदर्शन में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, पार्षद, युवा कांग्रेस, एनएसयूआई कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में पार्टी समर्थक शामिल हुए। पूरे मार्च के दौरान कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने आप ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में अपना इस्तीफा थमा दिया, अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पूरे देश में अब माहौल जो है वो विपरीत रूप में नजर में आने लगी है। जिस तरीके से देश के जंतर मंतर से ये आवाज उठने शुरू हुए थे और देश के हर एक एक कोने तक के ये आवाज जो है वो जाने लगे थे, जिसके बाद अब जो है इस पर लोग जो है खुशियां जता रहे हैं। और राजनांदगांव के शहर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा भी आज यहाँ एक पैदल मार्च निकाला गया। इस पैदल मार्च में जो है कांग्रेस कमेटी के द्वारा उस इस्तीफे को लेकर के खुशियां जता रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वो इस देश में बड़ा अहम स्थान रखता है और उसके लिए लड़ाई को प्रतिबद्ध किया जा रहा है। जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया है, आगे की क्या रणनीति है? ये छात्रों के और कांग्रेस पार्टी की जीत है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। आगे हमारी बची मांगों को पूरा करे सरकार। जो मांग हम लोगों की बची है उसमें एक है कि जिन बच्चों के ऊपर फर्जी एफआईआर हुआ है उसको खत्म करें और दोषी पुलिस वालों के ऊपर कार्रवाई करें। ये हमारी मांग बची हुई है। साथ ही साथ देश के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने को लेकर सदन में चर्चा और उसके बाद सदन में प्रस्ताव लाके सरकार इसको ठीक करे। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जब यह मामला बढ़ते क्रम पर गया तो जिन बच्चियों ने इस नीट पेपर के विषयों को लेकर के जिनकी मौत हो चुकी थी, उस विषय पर आपके क्या राय है? सबसे पहले मैं हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी को मैं बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि उस इस लोकतंत्र की लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़े हैं और इसे राहुल गांधी के ये से मार्गदर्शन आज पूरे हिंदुस्तान उद्वेलित हुआ और पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने जब मांग किया तब जा करके धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा है। हमारे आगे और ये रहेगा
इस मुद्दे पे जिस तरह से हमारे इस देश के युवाओं का मृत्यु हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की ओर से। मुआवजे की राशि क्या ऐसा तय की गई जा रही है? देखिए, उनको जितना ज्यादा हो सके उनको मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार का भरण पोषण भी करना चाहिए सरकार को। और राहुल गांधी जी की इस लड़ाई में हम लोग सब शामिल हैं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के विरोध प्रदर्शन के कारण धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा है। देश के इस शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब नजारा कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। पूरे भारत के हर शहरों पर, हर गलियों पर जो है कांग्रेस और तमाम जो प्रोटेस्टर थे वो लोग अब खुशियां जता रहे हैं कि देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मिल गया है। लेकिन मामला अभी यहीं पर ही खत्म नहीं होता है। आपको बता दें कि इस मामले में विपक्ष जो है और छात्र जो है अभी भी मांग कर रहे हैं कि जो भी दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, एफआईआर हो, और साथ ही साथ जो परिवार के बच्चे इसमें जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनको एक क्षतिपूर्ति राशि के तहत में सहायता राशि के तहत में उन्हें मुआवजा राशि भी दी जाए। बढ़ते बिजली बिल से परेशान लोगों के लिए अब छत ही कमाई और बचत का नया जरिया बनती नजर आ रही है। शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत शहर और जिले में सोलर रूफटॉप लगाने को लेकर प्रशासन और बिजली विभाग लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अब कई घरों की छतें सिर्फ धूप नहीं पकड़ रही बल्कि बिजली का उत्पादन कर रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि सोलर प्लेट लगाने से बिजली पर निर्भरता कम होगी और लंबे समय में बिल का बोझ घट सकता है। इसी कड़ी में शहर के कई स्कूलों और सरकारी भवनों में भी सोलर सिस्टम लगाने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल एक समय था जब लोग हर महीने आने वाले बिजली बिल का इंतजार चिंता के साथ करते थे, लेकिन अब वही लोग अपने घर की छत से बिजली बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। शासन का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा परिवार स्वच्छ ऊर्जा अपनाएं और सौर ऊर्जा के जरिए आत्मनिर्भर बने। सोलर पैनल लगाने को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ रहा है। प्रशासनिक स्तर पर प्रचार प्रसार के जरिए लोगों को योजना की जानकारी दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक परिवार इस सुविधा का लाभ उठा सके। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में राजनांदगांव की हर छत एक छोटा पावर स्टेशन बन जाएगी। सूरज की रोशनी से बिजली बनाने की यह पहल न सिर्फ जेब को राहत देने वाली है बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम मानी जा रही है। शहर की जनसंख्या का अगर हम बात करें तो 2,25,000 के आसपास की जनसंख्या है और अगर घरों की बात करें तो 40 से 45,000 घर हमारे हैं और अभी तक के लगभग 1,300 लोगों ने इस पीएम सूर्य घर योजना का क्रियान्वयन करा लिया है और उसके अलावा 250 लोगों का जिसमें 70 घर आपका आशा नगर के हैं। उसके अलावा और भी शहर के लोग हैं जो जिनको मदद की आवश्यकता है, तो उनको भी मतलब कलेक्टर साहब से जैसा कि निर्देश प्राप्त हुआ और चर्चा हुई है तो उनको भी मतलब चिन्हित करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और इस फाइनेंशियल ईयर में लगभग हम लोग 10,000 का टारगेट लिए हैं और लगभग जिसमें 1,500 हमारा कंप्लीशन की ओर है। राजनांदगांव में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। आपको बता दें, एक नामी ब्रांड के पनीर का नमूना जांच में अवमानक और मिथ्या छाप मिलने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन की कार्रवाई ने कारोबारी पर 6 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया है। यह कार्रवाई साफ संकेत है कि अब खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। कलेक्टर जितेंद्र यादव के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम ने गोकुल नगर पनेका रोड स्थित मेसर्स रौनक इंटरप्राइजेस से बिक्री के लिए रखे सुरभि स्पॉन्ज पनीर का नमूना लिया था। जांच के लिए इसे राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया, जहां रिपोर्ट में पनीर का नमूना अवमानक और मिथ्या छाप पाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि पनीर के पैकेट पर उपभोक्ताओं के लिए जरूरी जानकारी खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप दर्ज नहीं थी। मामले की सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एवं न्याय निर्णयन अधिकारी सीएल मार्कंडे ने मेसर्स रौनक इंटरप्राइजेस के संचालक अनूप नायक और लाइसेंसी सरिता नायक पर अर्थदंड लगाया। आदेश के अनुसार 1 माह के भीतर जुर्माने की राशि जमा करनी होगी, अन्यथा इसे भू राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूला जाएगा। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले खाद्य कारोबारियों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। दिसंबर 2025 में हमारे द्वारा रौनक इंटरप्राइजेस से पनीर के नमूने सैंपल जब्त किए गए थे। उसको लेबोरेटरी हमारे द्वारा भेजा गया और लेबोरेटरी के द्वारा उस पनीर को अवमानक घोषित किया गया। उस पनीर का लेबल भी मानकों के अनुरूप नहीं था, इसके लिए उसको मिथ्या छाप भी हमारे द्वारा घोषित किया गया और प्रकरण तैयार करके माननीय न्यायालय के समक्ष दर्ज किया गया।
इस प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा उक्त खाद्य कारोबारकर्ताओं को 6 लाख रुपए की पेनल्टी दी गई है। छत्तीसगढ़ में नई शिक्षा नीति लागू हुए भले ही कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसी बदलाव के बीच हजारों विद्यार्थियों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। 4 साल की मेहनत के बाद अब जब छात्र पीजी यानी स्नातकोत्तर में कदम रखने की तैयारी कर रहे हैं तो उनके सामने प्रवेश प्रक्रिया की सबसे बड़ा सवाल बन गई है। राजनांदगांव सहित प्रदेश भर के कॉलेजों में विद्यार्थी पूछ रहे हैं आगे की पढ़ाई का रास्ता आखिर कौन सा होगा। दरअसल 4 साल की स्नातक शिक्षा, लेकिन अब इसी पहले बैच के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। 4 वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम पूरा करने जा रहे हजारों विद्यार्थियों को अब पीजी में प्रवेश का इंतजार है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। राजनांदगांव के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय समेत जिले के कई कॉलेजों में विद्यार्थी इसी सवाल को लेकर परेशान है। छात्र संगठनों ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए मांग की है कि शासन जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी करे ताकि विद्यार्थियों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वहीं शिक्षाविदों का कहना है कि नई शिक्षा नीति जैसे बड़े बदलावों के साथ आगे की कक्षाओं और प्रवेश प्रक्रिया की रूपरेखा पहले से तय होनी चाहिए थी। व्यवस्था में बदलाव तभी सफल होगा जब विद्यार्थियों को समय पर सही जानकारी मिले। फिलहाल 4 वर्षीय यूजी का पहला बैच एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां डिग्री पूरी होने वाली है, लेकिन आगे की राह अभी भी साफ नहीं है। अब नजरें उच्च शिक्षा विभाग के उस आदेश पर टिकी है जो हजारों विद्यार्थियों की चिंता को खत्म कर सकता है। तो कॉलेज में बहुत सारे इंडक्शन प्रोग्राम हुए हैं हमारे। तो कॉलेज में इंडक्शन प्रोग्राम में हमें बताया गया था कि अगर आप 4 वर्षीय ऑनर्स कर रहे हैं आप, उसके बाद आपको डायरेक्ट प्रमोशन किया जाएगा एमएससी के लिए। आप एप्लीकेबल हैं 1 साल एमएससी करने के लिए, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा। ऐसा है कि 1 ईयर पीजी कोर्स के लिए अभी शासन की तरफ से कोई डायरेक्टिव नहीं आए हैं और वहाँ पर इस डायरेक्टरेट में काम चल रहा है और उम्मीद है कि शीघ्र ही हमको डायरेक्टिव्स मिलेंगे जिसके तहत 8th सेमेस्टर के बच्चे जो 1 ईयर कोर्स करने के लिए जो एलिजिबल हैं उनके लिए कुछ हमको दिशा निर्देश मिलेंगे। परंतु पूरे प्रदेश भर के 7 अग्रणी महाविद्यालय जहां 8वें सेमेस्टर जो है बच्चे 4था साल पास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक स्पष्ट गाइडलाइन और नीति ना आने से बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसके साथ ही साथ बच्चों से कहा जा रहा है कि उन्हें 2 साल पीजी करना होगा, जो कि नीतिपूर्ण नहीं। राजनांदगांव में नए सिटी कोतवाली थाना भवन की तैयारियां जोरों पर है। नए भवन के उद्घाटन को लेकर हलचल तेज है, लेकिन इसी बीच परिसर में हुई पेड़ों की कटाई ने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल जिस जगह को अब आधुनिक सुविधाओं से लैस थाना बनाया जा रहा है, वहीं कभी खड़े हरे भरे पेड़ों की जगह अब खाली नजर आ रही है। सफाई और सौंदर्यीकरण के नाम पर हुई इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, नए सिटी कोतवाली थाना भवन के आसपास इन दिनों रंग रोगन सफाई और अंतिम तैयारियां चल रही है, लेकिन इन तैयारियों के बीच कई पुराने पेड़ों का हटाया जाना चर्चा का विषय बन गया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि परिसर को सुंदर बनाने के नाम पर वर्षों पुराने हरे पेड़ों की बलि दे दी गई। लोगों का कहना है कि विकास जरूरी है, लेकिन विकास की कीमत पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर नहीं चुकाई जानी चाहिए। अगर किसी कारण से पेड़ों को हटाना जरूरी था तो पहले से योजना बनाकर दूसरे स्थानों पर पौधारोपण किया जाना चाहिए था। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि पेड़ केवल हरियाली नहीं देते, बल्कि शहर के तापमान को नियंत्रित करने और प्रदूषण कम करने में भी बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में सरकारी परिसरों में होने वाली पेड़ों की कटाई को लेकर पारदर्शिता जरूरी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक नए सिटी कोतवाली थाना भवन का उद्घाटन जल्द किया जा सकता है। हालांकि उद्घाटन की तारीख और कार्यक्रम को लेकर अभी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अब सवाल यह है कि नए थाना भवन की शुरुआत के साथ क्या इन कटे हुए पेड़ों की भरपाई के लिए कोई कदम उठाया जाएगा? क्या प्रशासन क्षतिपूरक वृक्षारोपण की पहल करेगा या फिर विकास की दौड़ में हरियाली पीछे छूटती रहेगी? वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, Flipkart और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की सख्ती और निर्देशों के बावजूद छुई खदान में आवारा मवेशियों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। नगर की गलियों से लेकर प्रमुख सड़कों और हाईवे तक मवेशियों का जमावड़ा बना हुआ है। रात के समय सड़क पर बैठे मवेशी वाहन चालकों को समय पर दिखाई नहीं देते, जिससे लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं। इन दुर्घटनाओं में जहां लोगों की जान जा रही है, वहीं बड़ी संख्या में मवेशी भी घायल होकर दम तोड़ रहे हैं। इसके बावजूद न तो आवारा मवेशियों को पकड़ने के लिए प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है और न ही खुले में पशु छोड़ने वाले मालिकों पर सख्त कार्रवाई होती नजर आ रही है। लगातार हो रहे हादसों के बाद अब स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर समय रहते सड़कों से आवारा मवेशियों को नहीं हटाया गया और लापरवाह पशु मालिकों पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले दिनों में और बड़े हादसे हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां संस्करण रविवार को खैरागढ़ में राष्ट्रभक्ति के भाव के साथ सुना गया। वार्ड क्रमांक 11 किल्लापारा स्थित पार्षद एवं सभापति रूपेंद्र रजक के निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एकत्र होकर प्रधानमंत्री के विचारों को सुना। आयोजन झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक मंजीत सिंह के नेतृत्व में किया गया। इस बार मन की बात का केंद्र कारगिल विजय दिवस रहा, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने देश के वीर जवानों के शौर्य और बलिदान को नमन किया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्र सेवा के संकल्प को दोहराया। मंजीत सिंह ने कहा कि मन की बात केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि देश के नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करने का माध्यम बन चुका है। इसमें समाज के छोटे छोटे प्रयासों से लेकर राष्ट्र निर्माण की बड़ी सोच तक को स्थान मिलता है। कारगिल के वीरों का बलिदान आने वाली पीढ़ियों को हमेशा देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा देता रहेगा। इसके अलावा कार्यक्रम में युवा शक्ति, सामाजिक नवाचार और देश के विकास में नागरिकों की भागीदारी जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई। गांव की सरकार को अब नया और सशक्त ठिकाना मिल गया है। छुईखदान विकासखंड के ग्राम खौड़ा में 15 लाख रुपए की लागत से निर्मित नए ग्राम पंचायत भवन का शनिवार को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लोकार्पण किया। यह भवन केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ग्रामीण विकास, जनसुनवाई और सरकारी योजनाओं के संचालन का प्रमुख केंद्र बनेगा। जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान आयोजित समारोह में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार गांवों को आत्मनिर्भर और पंचायतों को अधिक सक्षम बनाने के उद्देश्य से लगातार अधोसंरचना विकसित कर रही है। उन्होंने कहा कि मजबूत पंचायत भवन मजबूत ग्राम प्रशासन की पहचान और इससे ग्रामीणों को सरकारी सेवाएं अधिक व्यवस्थित तरीके से मिल सकेंगी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की है कि पंचायत भवन को लेकर सरकारी कार्यालय न माने बल्कि इसे गाँव के विकास, सामाजिक संवाद और जन भागीदारी का साझा मंच बनाए। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, घम्मन साहू, ज्योति जंघेल, गोरेलाल वर्मा, ग्राम सरपंच जनेराम पटेल सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और ग्रामीण उपस्थित रहे। समारोह के दौरान ग्रामीणों ने नए पंचायत भवन के निर्माण पर खुशी जताई और इसे गांव के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के दावे लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। नगर निगम द्वारा सफाई व्यवस्था दुरुस्त होने के दावे किए जा रहे हैं, वहीं शहर के कई इलाकों में नाले और नालियां आज भी कचरे और गंदगी से भरी पड़ी है। कई जगहों पर महीनों से जमा गंदगी अब लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। नालियों में कचरा जमा होने से बदबू, मच्छरों का प्रकोप और जलभराव जैसी समस्याएं सामने आ रही है। बारिश के मौसम में यही लापरवाही शहरवासियों के लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। दरअसल नगर निगम की ओर से समय समय पर नाला सफाई अभियान चलाने की बात कही जाती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सफाई व्यवस्था इतनी बेहतर है तो फिर शहर की गलियों और मोहल्लों में यह गंदगी क्यों नजर आ रही है। तस्वीरें खुद गवाही दे रही है कि शहर के कई हिस्सों में अभी भी नियमित सफाई की जरूरत है सिर्फ दावों की नहीं बल्कि हर वार्ड में प्रभावी निगरानी और लगातार सफाई व्यवस्था की। कारगिल विजय दिवस पर शहर का गौरव स्थल देशभक्ति के रंग में रंग गया। यहां भूतपूर्व सैनिकों ने कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को याद करते हुए ऐसा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सिर्फ पुष्प अर्पित नहीं किए गए बल्कि वीर जवानों के साहस और बलिदान की गाथाओं को भी लोगों तक पहुंचाया गया। कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों ने शहीदों के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें नमन किया और पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि 26 जुलाई 1999 का दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस और गौरव का प्रतीक है, जब हमारे जवानों ने विषम परिस्थितियों में भी दुश्मनों को मात देकर कारगिल की चोटियों पर तिरंगा लहराया था। पूर्व सैनिकों ने युवाओं से आह्वान किया कि वे देश के वीर जवानों के त्याग और समर्पण से प्रेरणा लें और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझें।
उन्होंने कहा कि शहीदों का बलिदान इतिहास के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भारतीय के दिल में हमेशा जीवित रहेगा। कार्यक्रम में सांसद संतोष पांडे, सांसद प्रतिनिधि हरीश शर्मा, महापौर मधुसूदन यादव, पूर्व महापौर हेमा सुदेश देशमुख, रूपचंद भीमनानी, वार्ड पार्षद प्रमोद झंझाड़े, तैलीय राठौर, महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा साहू, निगम अध्यक्ष पारस वर्मा, नेता प्रतिपक्ष संतोष पिल्ले, राजगामी संपदा अध्यक्ष पूर्णिमा साहू सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के समापन पर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गौरव स्थल गूंज उठा। कारगिल विजय दिवस ने एक बार फिर याद दिलाया कि देश की रक्षा के लिए दिए गए वीर जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। दरअसल कारगिल विजय दिवस ने एक बार फिर संदेश दिया कि तिरंगे की शान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर जवानों का सम्मान सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन किया जाना चाहिए। राजनांदगांव का गौरव स्थल इसी देशभक्ति और कृतज्ञता की भावना का साक्षी बना। कारगिल की चोटियों पर लिखी वीरता की कहानी आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राजनांदगांव के गौरव स्थल पर शहीदों को नमन करते हुए लोगों ने संकल्प लिया कि राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों के सम्मान और स्मृति को हमेशा जीवित रखा जाएगा। आज कारगिल विजय दिवस है। कारगिल के शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, स्मरण करने के लिए, उनकी गाथा आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हुए थे। 2 महीने के बर्फीली युद्ध के बाद हमारे कारगिल के जवानों के परिक्रम से हमने ये विजय दिवस प्राप्त किया। मैं उन सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ सभी जवानों को। इसके लिए हमारे जो सैनिक कल्याण संगठन के जो अध्यक्ष हैं राजेश जी और उनकी टीम पूरा यह कार्यक्रम श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करते आ रहे हैं, जिसमें हम सभी को आमंत्रित किया जाता है। जी, आज का दिन कारगिल विजय दिवस के तौर पर हम मनाते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी लड़ाई थी जो विषम परिस्थितियों में हमारे वीर जांबाजों द्वारा लड़ी गई। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।